Namaskar, friends. As you know, the Cabinet Committee on Economic Affairs and Cabinet met today to brief you on the important decisions approved by the Cabinet. We have with us Honorable Minister for Railways, Communications and Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister of Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister of Information Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Minister of State for Information Broadcasting and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. L. Murugan ji. My warm welcome to the Honorable Ministers. First, the Honorable Minister for INB will give his opening remarks. Afterwards, Honorable Minister for MIT will brief, followed by the Honorable Minister of Jal Shakti. Over to Honorable Minister, sir. नमस्कार मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनसे अवगत करवाने के लिए आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में मेरे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी, माननीय मुरुगन जी। सबसे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो निर्णय लिया गया है, जो एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की सोच को और मजबूत करता है, उस दिशा में ये निर्णय किया गया है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के संपूर्ण इकोसिस्टम को स्थापित करने की एक बृहद एवं महत्वाकांक्षी योजना को अनुमोदित किया गया है। इस योजना के ऊपर लगभग 6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे किस तरह से आत्मनिर्भर भारत के सोच को और मजबूती मिले, इस पर विस्तृत जानकारी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी देंगे। और इन्हीं विभाग से जुड़ी हुई एक और योजना, जो रुपए डेबिट कार्ड, अगर आपने देखा हो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपदा के समय भी प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की सोच जो थी, उस समय गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस का उन्होंने फ़ायदा उठाया। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हमने पिछले महीने में देखी भी हैं। उसी दिशा में उसको आगे बढ़ाते हुए कि देश में रुपए डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के भीम यूपीआई के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके ऊपर लगभग 1300 करोड़ रुपया खर्च आएगा। इसकी विस्तृत जानकारी भी मैं चाहूँगा कि आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी दें। और ये भी क्योंकि यूपीआई भीम आज दुनिया भर में एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है, किस तरह से लोग कॉइन से पेपर करेंसी पर आए, डिजिटल कार्ड पर आए और फिर डिजिटल करेंसी पर आए। लेकिन भारत ने किस तरह से लीपफ्रॉग करके डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक नया आयाम स्थापित किया है, ये केवल डेवलपिंग देशों के लिए नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण आपदा के समय भी देखने को मिला है। तीसरा निर्णय हमारा माननीय जल शक्ति मंत्रालय से है। माननीय जल शक्ति मंत्री भी हम सबके बीच में हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 वर्षों में ऐसी ली, जिसके कारण किसानों की आय भी बढ़ी। सिंचाई योजनाओं के माध्यम से उनके यहाँ पर कुल उपज में भी बढ़ावा हुआ। और आज का जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आने वाले 4 जो कंपोनेंट्स हैं, इस योजना को 2021-22 से लेकर 25-26 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है। और इसके ऊपर कुल मिलाकर 93,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च आएगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। मैं सबसे पहले चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री, जो माननीय रेल मंत्री और टेलीकॉम मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव जी, पहले अपने मंत्रालय से संबंधित जानकारी आपको विस्तृत जानकारी दें। धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, आज जिस युग में हम हैं, इस युग में हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, सुबह से लेकर शाम तक, हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सेमीकंडक्टर चिप्स।
आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे कि देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कंप्लीट इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फैसला लिया है। और इस फैसले में 76,000 करोड़ रुपीस यानी रफली $10 बिलियन, 76,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट का आज अनुमोदन हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की लास्ट 7 इयर्स की जर्नी देखें, छोटी सी संख्या थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने संकल्प रखा कि हम आत्मनिर्भर होएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्व में एक बड़ा स्थान ग्रहण करेंगे। तब हमारे विपक्षी साथियों ने कई तरह की बातें की, कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उस संकल्प पे अडिग तौर पे चलते रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, और 7 साल में आज हम $75 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे पहुंच चुके हैं। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, अगले 6 साल में ये संख्या $300 बिलियन, $300 बिलियन यानी रफली 20 लाख करोड़ के आसपास हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पहुंचेगी। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है, अगर हम देखें, फाइनल असेंबली से पहले पूरी वैल्यू चेन में 4 महत्वपूर्ण पीसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर चिप्स, दूसरा है बाकी सारे डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, तीसरा उसके जितने भी सबस्ट्रेट लेयर्स हो गए, ऊपर की पैकेजिंग हो गई, वो सब हो गए, और चौथा हुआ उसके साथ का पूरा सप्लाई चेन का मैकेनिज्म। इस चारों के चारों एलिमेंट्स पे पिछले 7 वर्षों में इतनी प्रोग्रेस हुई है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पीस था सेमीकंडक्टर चिप्स का, उसका अनुमोदन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कैबिनेट में। मैं आपको बहुत ही सरल एग्जाम्पल से दिखाऊंगा। ये है एक वेफर, ये एक स्ट्रैटेजिक वेफर है। स्ट्रैटेजिक एज इन, जिस देश ने आज वेफर बनाना नहीं सीखा, वो देश आने वाले दिनों में पीछे रह जाएगा। जिस इकोनॉमी ने सेमीकंडक्टर पे कंट्रोल, उस पे गुणवत्ता पे, उसकी क्वालिटी पे, उसके डिज़ाइन पे, टैलेंट डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग आगे बढ़ रही है, इस फील्ड में आगे आना एकदम ज़रूरी था। अब इस चिप पे ये जो वेफर है, इसके ऊपर नैनोमीटर यानी मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, यानी अगर हम हेयर की डायमीटर देखें, उसका भी 1000 या उससे भी ज़्यादा 10,000वां हिस्सा पे इस पे इचिंग होती है, इस पे प्रिंटिंग होती है। उस प्रिंटिंग होने के बाद में बिल्कुल छोटी छोटी चिप्स निकलती है, इस तरह की। देखो, शायद आपके कैमरा में आए ना आए, इस तरह की छोटी चिप्स निकलती है। उन चिप्स को फिर पैकेज किया जाता है। ये पैकेज किया गया, ये बनी चिप जो कि जाके फाइनली प्रोडक्ट में लगेगी, मोबाइल में लगेगी, कैमरा में लगेगी, जेट में लगेगी, रेलवे के इंजन में लगेगी, और आज तो इवन पंखे में और लाइट में और करीब करीब हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें लगती है। फिर ये इस तरह का पूरा सर्किट बनता है, और ये सर्किट फिर आगे प्रोडक्ट के अंदर जाके, ये जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, उस प्रोडक्ट के अंदर फाइनली ये जाता है कंप्लीट पीसीबी। इस पूरी वैल्यू चेन के लिए सबसे पहले सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, जो कि ये वाली चिप बनाए। दूसरी डिस्प्ले फैब, जो कि ये आगे सामने जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को बनाए।
टीवी में डिस्प्ले हो, कंप्यूटर का डिस्प्ले हो, लैपटॉप का डिस्प्ले हो, हर तरह का डिस्प्ले। तीसरा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो कि कार के अंदर लगेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर लगेंगे, रेलवे के इंजन के अंदर लगते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं, टेलीकॉम के टावर के ऊपर जो इक्विपमेंट लगता है उसमें लगते हैं, आपका ये जो कैमरा है सामने उस कैमरा के अंदर भी वही लगता है। तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। चौथा, सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग, ये वाली, जैसे कहा छोटी सी इस चिप से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस पैकेजिंग का। और इस छोटी सी चिप से पैकेजिंग में कन्वर्ट करने का। उससे पहले वेफर, मैं तीनों को एक साथ रखता हूं, वेफर, चिप और उसके अंदर पैकेज होने के बाद में ये पूरी की पूरी वैल्यू चेन को डेवलप करने का आज निर्णय लिया गया है। अब ये तो हो गई वस्तुएं, असली चीज क्या है? ब्रेन। ब्रेन किसका लगेगा? मित्रों, दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमारे भारत के इंजीनियर्स ने झंडा गाड़ा हुआ है। करीब करीब 20% इंजीनियर्स भारत के हैं दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अब इस संख्या को कैसे मजबूत किया जाए, इसको कैसे और बढ़ाया जाए, इसके लिए आज निर्णय लिया गया है 85,000 हाई क्वालिटी, हाईली क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया है C2S, चिप्स टू स्टार्टअप, C2S। 85,000 बीटेक, एमटेक, पीएचडी इंजीनियर्स को तैयार किया जाएगा इस प्रोग्राम में। और देश में पूरा का पूरा इकोसिस्टम हाई क्वालिटी जॉब्स के साथ वेल ट्रेन्ड एक टैलेंट पूल तैयार हो, ऐसी 20 साल तक की कल्पना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की है। अगले आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, कम से कम 20 यूनिट हम लगाएंगे अगले 2 साल के अंदर अंदर। और अब आप देखिए, इस चिप के अंदर जो जाता है ब्रेन, जब लगता है वो ब्रेन डिजाइनर का ब्रेन होता है। दुनिया के बेस्ट ऑफ द डिजाइनर्स सेमीकंडक्टर फील्ड में भारत में, ऐसे डिजाइनर्स को अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट करने का मौका मिले और जो इनोवेटिव डिजाइन्स बनाने का सोचें, उनको एक चांस मिले, वो भी इसी इकोसिस्टम में परिकल्पना की गई है। कैसे? डिजाइन हाउसेस के लिए एक बिल्कुल इनोवेटिव, एकदम नूतन स्कीम बनाई है DLI, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। DLI में क्या होगा भाई? डिजाइन के लिए खर्चे किस चीज के होते हैं? डिजाइन के लिए खर्चा होता है सबसे पहला सॉफ्टवेयर टूल्स, दूसरा कंप्यूटिंग पावर, तीसरा जो भी उसके लिए रॉ मटेरियल्स आपने चिप ली, उसके ऊपर डिजाइन किया, वो वेस्ट हो गई, 50 बनाई, 50 में से एक ठीक होगी, तीसरा उसका डिजाइन का वैलिडेशन, टेस्टिंग, चौथा IPR, अगर अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें रजिस्टर करना है तो उसकी कॉस्ट, पैटेंट के रजिस्ट्रेशन के कॉस्ट, छठा फिर उसका एक्चुअल फैब्रिकेशन। तो ये जितनी भी खर्चे होते हैं, उस खर्चों का 50% ऑफ द एंटायर डिजाइन एक्सपेंडिचर विल बी बोन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस प्रोग्राम DLI। और उसके बाद में जब प्रोडक्ट बन गया, इस प्रोडक्ट को लेके आपने डिप्लॉय किया, किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ टाइप किया आपने, डिज़ाइन, आपका डिज़ाइन प्रोडक्ट उसमें लगा मोबाइल में, तो जब डिप्लॉयमेंट होगा तब डिप्लॉयमेंट की जो सेल्स
का वैल्यू आएगा उस पे 6% इंसेंटिव दिया जाएगा। 5 साल तक एक टेपरिंग व्यवस्था में, आगे 6%, फिर धीरे धीरे कम होते होते 4%। ऐसा एक नया इनोवेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज किया है, जिससे देश की R&D की व्यवस्था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की व्यवस्था बदल सकती है। तो ये मूल सेमीकंडक्टर का विषय। इसमें आपको मैं 3-4 और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। छोटी इंडस्ट्रीज, मझौले बिजनेसेस, उसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो कि गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड और ये वाले जो कैटेगरी है, फोटोनिक्स जो कि LED के अंदर चिप लगती है, उस तरह की जो इंडस्ट्री है, उसमें कम से कम 15 से 20 MSME छोटे यूनिट्स खड़े किए जाएंगे। दूसरा, इस पूरे प्रोग्राम में करीब 35,000 के आसपास हाई क्वालिटी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और 1 लाख से ज़्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेटिव पावर फॉर द कंट्री। भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक एज बनेगी, स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ बनेगी ये प्रोग्राम, और आने वाले दिनों में इसका जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है आपके समक्ष हम पेश करेंगे। दूसरे विषय पे अब मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। आप सब जानते हैं, भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब डिजिटल इंडिया का स्वप्न दिया, हमें संकल्प दिया और उस मार्ग पे हम चले। आप सब ने, हम सब ने तेजी से डिजिटल पेमेंट्स को ग्रहण किया, तेजी से एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। आज ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अभी मैं कुछ दिनों पहले उड़ीसा में था, तो एकदम रिमोट से रिमोट एरिया में भी, चाय की दुकान पे भी डिजिटल पेमेंट आराम से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो भारत ने अपना देश का एक रुपे, आप सब जानते हैं, रुपे कार्ड का इजाद किया, इसको इन्वेंट किया, बनाया, मार्केट में लेके आए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जब ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, इसको कैसे और ज़्यादा डेवलप किया जाए, इसके लिए जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होती है, MDR में पर्सन टू मर्चेंट वाला जो पेमेंट वाला हिस्सा होता है, उसको भारत सरकार रुपे डेबिट कार्ड के लिए और UPI पेमेंट के लिए भारत सरकार उसको रिम्बर्स करेगी। यानी आगामी 1 वर्ष में 1300 करोड़ के आसपास इस, एक तरीके से ये डिजिटल पेमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है। एक तरीके से देखा जाए तो ये डिजिटल पेमेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो ये 1300 करोड़ रुपए का भारत सरकार इन्वेस्ट करेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़े। आप सब जानते हैं, नवंबर के महीने में रिकॉर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए, 423 करोड़ ट्रांजैक्शंस, 423 करोड़ ट्रांजैक्शंस वैल्यूड एट 7,56,000 करोड़ रुपीस, 7,56,000 करोड़ रुपीस, huge amount, close to $100 billion. That is the level of digital payments that the country has accepted, and that's the vision of Prime Minister Modi ji of Digital India. तो उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए आज ये निर्णय लिया गया है। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं माननीय गजेंद्र शेखावत जी को अनुरोध करूं, मैं केवल एक विषय इस पर ऐड करना चाहता हूं, जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को यहाँ स्थापित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये की योजना लाई गई है। इसके माध्यम से अगले 6 वर्षों में भारत में लगभग 1,67,000 करोड़ रुपये की डायरेक्ट निवेश अनुमानित है, और जैसा आदरणीय अश्विनी जी ने कहा कि लगभग 1,33,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार की संभावनाएं होंगी। और इससे हमारा जो कुल प्रोडक्शन अगर देखा जाए, चिप्स का हो, सेमीकंडक्टर वेफर्स का हो या डिस्प्ले सेल का हो, ये 9.5 लाख करोड़ रुपए का होगा, और इसमें से
5,14,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट अनुमानित है कि इसके माध्यम से होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी बनेंगे और यहाँ से निर्यात करने की भी संभावनाएं 5,17,000 करोड़ से ज़्यादा की होगी और आत्मनिर्भर का सपना जो है वो भी सच होने की दिशा में हम इस क्षेत्र में बढ़ेंगे। मैं आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी से अनुरोध करता हूं कि वो। धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता में प्रेस ब्रीफिंग में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में मेरे साथ में उपस्थित आईटी मिनिस्टर आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, आईएनबी मिनिस्टर माननीय अनुराग ठाकुर जी, आईएनबी के एमओएस आदरणीय श्री मुरुगन जी और पत्रकार मित्रों, मुझे लगता है कि आज देश के लिए बहुत सुनहरा दिन है, जहाँ अश्विनी जी ने विस्तार से भविष्य के भारत की रूपरेखा आपके सामने रखी कि किस तरह से तकनीकी के क्षेत्र में और विशेष तकनीकी के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी छलांग के साथ में प्रवेश करने के लिए आतुर है। इसी अनुक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों से जो विषय रुके हुए थे उन विषयों को पूरा करना, इस पर भी बहुत शिद्दत के साथ में काम किया जा रहा है। मित्रों, मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं उत्तराखंड के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और उत्तराखंड के लोगों की तरफ से और साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली निवासियों, इन सब की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि 1976 से यमुना पर जो लखवार का बांध बनाए जाने की परियोजना की कल्पना की गई थी, वो आज 45 साल बाद में साकार होने के सिरे पर आई है। लखवार बांध परियोजना जिससे न केवल इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता होगी, लखवार और रेणुका जी इन दोनों बांधों के माध्यम से 13,88,000 हेक्टेयर नई जमीन जो है उन खेतों को सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। बिजली बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ में यमुना को लेकर के, यमुना के स्वास्थ्य को लेकर के जो दिल्ली वासी और आप पत्रकार मित्र हमेशा चिंता करते हैं कि जिस तरह से गंगा में इकोलॉजिकल फ्लो की कल्पना की गई है, उस तरह से यमुना में इकोलॉजिकल फ्लो कब इंश्योर होगा, और जो दिल्ली से बाद में बहने वाली गंगा का, यमुना का चित्रण आप लोग सब लोग मित्र हमेशा करते हैं, उसका स्थायी समाधान की दिशा में भी आज का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, हम सब जानते हैं 2015-16 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इम्प्लीमेंट किया गया था। 15-16 में ऐसी 99 परियोजनाएं और कुल मिलाकर के उनके 7 उपघटक ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जो 50% से ज़्यादा पूरे हो गए थे, लेकिन वर्षों से लंबित पड़े थे। अभी हाल ही में आप सबके सामने उदाहरण है, 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। पिछले लगभग 35-40 साल से वो परियोजना अटकी हुई पड़ी थी, पूरा नहीं हो पाई थी, आज वो पूरी हो चुकी है और 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है। इस संकल्प के साथ में कि ऐसे अधूरे हुए पड़े हुए प्रोजेक्ट्स को हम भारत सरकार सहयोग करके पूरा करे, राज्य सरकारों के साथ में खड़े होकर, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि वो 99 प्रोजेक्ट्स जो तय किए गए थे उसमें से 46 प्रोजेक्ट पूरे हो गए। बाकी आने वाले समय में 3 साल में सारे प्रोजेक्ट 2024-25 तक पूरे हो जाएंगे। इस योजना में साथ ही साथ में पूर्वोत्तर भारत के और विशेष क्षेत्रों में जो स्मॉल एंड माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स लिए गए थे, उन प्रोजेक्ट्स के कारण से भी निश्चित रूप से लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है, उनकी आमदनी बढ़ी है और उनके सिंचाई के संसाधन बढ़े और खेत को पानी मिलने लगा है। हर खेत को पानी कंपोनेंट में ग्राउंड वाटर के जहां अवेलेबिलिटी है, अबंडेंस में अवेलेबिलिटी है, नॉर्थ ईस्ट के ऐसे क्षेत्र में, कुछ उत्तर प्रदेश के एरियाज़ में, वहां भी हमने ग्राउंड वाटर बेस्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी जो है वो भारत सरकार की तरफ से सहयोग प्रदान किया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ये चारों घटक इसी तरह से 2026 तक जारी रहें। जो शेष बची हुई परियोजनाएं, इन परियोजनाओं को भी हम पूरा करें और उसके साथ साथ में नई परियोजनाओं को भी जो 50% का मानक जो है वो तय कर चुकी हैं फिजिकल प्रोग्रेस का,
उन परियोजनाओं को हम पूरा कर सकें, इस लक्ष्य को लेकर के आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई, उसने इस 93,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस 93,000 करोड़ की परियोजना में सेंट्रल असिस्टेंस और साथ ही साथ में स्टेट्स के द्वारा जो इसमें निवेश होगा वो दोनों सम्मिलित हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इसके कारण से देश के लगभग 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये 2 परियोजनाएं लखवार और रेणुका जी के माध्यम से, और शेष इस प्रोजेक्ट्स में और भी ज़्यादा जो नए प्रोजेक्ट उसमें जुड़ेंगे, उसके कारण से भी लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा और किसान की आमदनी बढ़ाने में हमको सफलता मिलेगी। इसी के साथ साथ में जहाँ पानी की कमी है, भूगर्भ में जल नहीं है, वहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि बहते हुए पानी को हम रोकें, रुके हुए पानी को हम ठीक से संरक्षण करें, संरक्षित पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और बार बार पुनर्चक्रीकरण पानी का करके उसका रीयूज़ भी करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी क्रम में जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रहा था, उसको भी आज इसके माध्यम से मंजूरी मिली है, ताकि हम देश के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ भूगर्भ का जल सिकुड़ रहा है, वहाँ इरिगेशन के ऐसे प्रोजेक्ट्स को ले सकें। मैं ये मानता हूँ कि देश के जल संसाधन के इतिहास में आज का दिन जो है वो निश्चित रूप से स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला होगा। और इसके साथ साथ में दिल्ली शहर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनके किसानों और उन सब से भी ऊपर यदि मैं कहूँ तो पर्यावरण की दृष्टि से यमुना जी को एक नया जीवन प्रदान करने वाला फैसला आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इन सब प्रदेशों के वासियों की तरफ से और देश भर में, क्योंकि नई परियोजनाएं PMKSY के अधीन ली जाएगी, AIBP के अधीन ली जाएंगी, उसके देश भर के ऐसे सारे किसानों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। हालांकि काफ़ी विस्तार में माननीय दोनों मंत्रियों ने दोनों विषयों को बड़ा गहराई में रखा है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, sir. We'll take questions regarding cabinet decisions only. CCA and cabinet decisions only. Yeah. 106. सर, ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, खासतौर पे कि टाटा ग्रुप जो है वो आगे आया था, उसने कहा था कि हम सेमीकंडक्टर फैब लगाएंगे, तो इंसेंटिव वहाँ भी उनको दिए जाएंगे इसके थ्रू? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। जैसा अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, इसके अंदर एक अकेली चिप के अंदर कितने सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं। तो इसमें इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जो भी लाए उन सबको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। सर, जैसा कि आपने भी बताया कि नवंबर महीने में डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है, एक बहुत ही कंट्रास्ट देखने को मिलता है कि एक तरफ डिजिटल पेमेंट भी खूब बढ़ रहे हैं और मार्केट में उतनी ही कैश की उपलब्धता भी है, तो इसको कैसे आप लोग मैनेज करने की प्लानिंग है आपकी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, कैश को हमेशा रिलेटिव टर्म्स में देखा जाता है, करेंसी को, राइट? कैसे होता है? देश की इकोनॉमी जो बढ़ती है उसमें मान लो आज अगर 100 रुपये की इकोनॉमी है, तो 100 रुपये की इकोनॉमी को चलाने के लिए कम से कम 250 के आसपास करेंसी या टोटल कैश लगता है, टोटल मनी सप्लाई कहते हैं इसको, M3 मनी सर्कुलेशन बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो जब इकोनॉमी करीब 190 ट्रिलियन रुपीस की थी, 190 लाख करोड़ की थी, तब का M3 यानी कैश करेंसी का लेवल, और आज 215 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है, उसमें सिग्निफिकेंटली हायर, राइट? तो अब उसके परसेंटेज टर्म्स में अगर हम करेंसी का सर्कुलेशन देखेंगे तो वो कांस्टेंट है या ऑलमोस्ट कम हो रहा है। सो ये थोड़ा सा टेक्निकल है सब्जेक्ट, लेकिन जब सब चीज़ बढ़ रही है तब आप उसमें परसेंटेज टर्म्स में देखना चाहिए, न कि एब्सोल्यूट क्वांटम में। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या परसेंटेज टर्म्स में बढ़ रही है। Number 58. सर, मैं प्रकाश प्रियदर्शी हूँ, इस तरफ ET नाउ स्वदेश से। मेरा सवाल है कि ये जो जिस स्कीम की घोषणा आपने की है, इसका असर या फ़ायदा जब होगा, अभी जो स्थिति है जिसमें
जो जिन लोगों ने भी अपनी नई गाड़ी बुक कराई है उनको 5 महीने 6 महीने तक का वेट करना पड़ रहा है। तो कब से हम इस हालात में सुधार देखेंगे? आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक का क्या फीडबैक है इसमें? जो ग्लोबल सप्लाई चेन सेमीकंडक्टर चिप्स की, आप देखो पिछले कोविड वाले वातावरण में प्रैक्टिकली सब कुछ डिजिटलाइज हुआ है, चाहे एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, सब कुछ। तो चिप्स की डिमांड एक साथ बढ़ी है। साथ ही साथ दुनिया भर में इसका सप्लाई चेन का जो इम्बैलेंस था वो भी आया, बिकॉज बहुत जगह बंद हो गई, कई जगह फैक्ट्रीज बंद हो गई, कई जगह जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो बंद हो गई। करीब करीब आज की तारीख में नॉर्मलाइज होने की सिचुएशन में, जैसा इंडस्ट्री कह रही है, अभी इंडस्ट्री कह रही है कि 6 से 8 महीने के टाइम फ्रेम में चिप्स की शॉर्टेज नॉर्मलाइज होने लगेगी। क्या ये कोई एक्यूरेट एस्टिमेट है? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये डायनामिक है ये सिचुएशन, चीज़ें चेंज होती रहती, लेकिन आज इंडस्ट्री का अनुमान है कि 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा नॉर्मलाइजेशन में। 53। मेरा सवाल गजेंद्र सिंह शेखावत सर से है। जो लखवार बांध परियोजना है उस पे कब से सर काम शुरू हो पाएगा और कब से दिखना शुरू हो जाएगा उसका परिणाम? खास करके यमुना वगैरह के बारे में हम लोग काफ़ी बात करते हैं। 1976 में इसकी परिकल्पना की गई थी इस परियोजना की, लेकिन राज्यों के बीच में सहमति न बन पाने के कारण से इतने वर्षों तक ये योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। हम सब ने देखा था कि इसी तरह की परिस्थितियां अभी 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में नदी जोड़ने का प्रकल्प था, वहाँ भी वर्षों से वो विषय रुका हुआ था। उस लंबित विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसका समाधान किया और उसको भी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ठीक इसी तरह से इस प्रोजेक्ट को भी 76 से चलते चलते राज्यों के बीच में सहमति बनाने के बाद में जो इसमें कानूनी व्यवधान थे उनको दूर किया, और उसके बाद में अब इस परियोजना को आज CCA ने मंजूरी दी है। मुझे लगता है कि अब आपको बहुत दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, शीघ्र इसके ऊपर काम शुरू होगा, शिलान्यास होगा, और उसके बाद में जो है तय समय में, इरिगेशन प्रोजेक्ट बनने में अपना समय होता है, अपना गेस्टेशन पीरियड होता है, तय समय में इसे पूरा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आग्रहपूर्वक उन्होंने कहा है कि ऐसी तकनीकियों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि हम इस समय को जो है परियोजना को पूरी करने के समय को कंपैरेटिवली घटा सकें। देखिए, इसी में मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगा, पिछले हफ्ते हमने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की जो बात की थी 44,605 करोड़ रुपए की, वो भी वर्षों से रुका हुआ था। 40 वर्षों के बाद उसको तब मंजूरी दी गई। यहाँ पर भी जिन पहाड़ी राज्यों की बात की जाती है, अटल जी के समय उनको 90-10 के अनुपात के हिसाब से पैसा देना पड़ता था हिल स्टेट्स को, लेकिन बीच में जब सरकार बदली तो उसको बाकी राज्यों के बराबर खड़ा कर दिया था। इस परियोजना में भी अगर मैं कहूँ तो 90-10 की रेशो को लाया गया है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्य 90-10 की रेशो ना हो तो पैसा कहाँ से लाएंगे। इसलिए परियोजना ना केवल घोषणा की है, 90-10 की रेशो को कंपोनेंट को भी यहाँ पे रखा है ताकि लग सके और ज़मीन पे लागू हो सके, और लाभ इसका बाकी राज्यों को मिलेगा। इसके साथ साथ में लखवार के साथ साथ में रेणुका जी, मैं बता दूंगा अनुराग जी को कि उनके प्रदेश में भी ये योजना जो है आज सैंक्शन हुई है, और रेणुका जी में जो बांध हिमाचल प्रदेश में बनेगा गिरी रिवर पर, वो बांध भी पिछले जो है 21 साल से लंबित था। 2000 में उसकी कल्पना की गई थी, 21 साल से नहीं हो पाया था। राज्यों के बीच में सहमति बना करके उस बांध को बनाने की भी जो है वो योजना को आज मंजूरी मिली है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज इन हिमालय स्टेट्स के लिए बहुत सुनहरा दिन है। 106. Very good afternoon, sir. Ashmit here from CNBC. Sir, a couple of questions. Number one, I'm sure this scheme, when the government was mooting the scheme, I'm sure there must have been consultations with the industry. A two-part question, sir. Number one, which are the players that you feel confident about who are looking at India to invest here, to work here for the next 6 years under this scheme, number one? Number two, sir, how does this scheme present India against some of the other major geographies which are also looking to spend, the government is looking to spend in those countries to attract players there, such as Taiwan, South Korea, US? Just a sense as to how this positions India against them. Excellent question, in fact. The biggest advantage that India has is the entire design ecosystem that we have in India. More than about
some estimate is around 24,000, 25,000 design engineers are actually working in India. So that's a huge ecosystem. That means the talent is there, how to apply the talent, that application process is there. So that is what gives us a very big advantage. Almost all the major economies are today giving close to 50% capital incentive on setting up a semiconductor fab or a display fab. We will be giving practically similar incentive, but what we are offering as an extra is a very clear 20-year roadmap, where the focus is on generating that talent, nurturing that talent, and making sure that as the industry grows, there are sufficient number of very well-trained engineers available for taking that journey forward. So that is what will give us a bigger advantage. 81. सर मेरा सवाल गजेंद्र सिंह जी से है। गजेंद्र सिंह जी, आज जो कैबिनेट ने जो किया है यमुना नदी पर जो भी आप लोग कर रहे हैं सर, इसमें क्या दिल्ली सरकार की भी कोई भूमिका होगी या ये पूरी तरह से केंद्र सरकार ही करने वाली? देखिए, परियोजना का निर्माण, बांध का निर्माण जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में होगा, क्योंकि यमुना नदी पर और यमुना नदी की सहायक नदी पर बांध न होने के कारण से हम लीन सीजन में यमुना नदी के प्रवाह को सुनिश्चित नहीं कर पाते थे। इसलिए बांध बेशक उन दोनों प्रदेशों में बनेगा, लेकिन लाभ इस बेसिन में सारे को स्टेट्स को, सबको निश्चित रूप से उसका लाभ होगा, और विशेष रूप से यमुना नदी को भी, उसके जीवन में भी इसका परिवर्तन आएगा। 107. सर, एक इम्पॉर्टेंट बिल है जो आपके विंटर सेशन के एजेंडे में था, जो बुलेटिन में लोकसभा में भी उसका मेंशन किया गया था। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक बिल सरकार लाएगी। क्या इस पे आज कैबिनेट में कोई एजेंडा था आज, या इस पे कोई चर्चा हुई है? देखिए, जब भी पिछले 2 महीनों के अंदर कोई कैबिनेट मीटिंग का आखिरी सवाल अगर कैबिनेट ब्रीफिंग पे हो तो समझ आ जाता है कौन सा आखिरी प्रश्न है, क्योंकि उस दिन के कैबिनेट के निर्णय से ना जुड़ा हुआ जब आप ऐसा कोई प्रश्न पूछते हो और विशेष तौर पर ये पूछते हो तो समझ आता था कि इस तरफ वालों के सवाल पूरे हो गए। तो आप यू कैन लुक एट द राइट साइड, इस तरफ कोई पूछना चाहता है तो। 107. Mike. शेखावत सर, मेरा आपसे सवाल है। मैं ललित हूँ ANI से। सर, आपने कहा कि गंगा की तरह यमुना में भी हम लोग दिल्ली में जिस तरीके से अभी यमुना की जो स्थिति है उसमें बड़ा बदलाव हम लोग देख पाएंगे, तो सर ये कब तक संभव हो पाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि 1975 से लेकर अब तक इंतज़ार कर रहे थे, अब उतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब चिंता मत करिए, ये मोदी जी की सरकार है, हम निर्णय करते हैं, हम शिलान्यास करते हैं और हम ही उसका उद्घाटन करते हैं। रविंद्र जी, आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो देख ही लिया। चलिए जी, रविंद्र जी। गजेंद्र जी, आपने एक बार वही घूम फिर के कि जो दिल्ली में मात्र 22 किलोमीटर या 27 किलोमीटर जो यमुना बहती हैं, जो आपकी योजना बन रही है, इससे क्या यमुना नदी साफ हो जाएगी और दिल्ली सरकार की मोहताज भी नहीं रहेगी आने वाले दिनों में? यानी मोदी सरकार इस यमुना नदी को साफ कर देगी? देखिए, जब गंगा शुद्धिकरण की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, अविरलता और निर्मलता की बात की थी, तब गंगा बेसिन की बात की थी, उसमें यमुना भी साथ में है, यमुना की सहायक नदियां भी उसके साथ में। तो निश्चित रूप से हम उस पर काम कर रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्रेत मत इतना है कि जैसे गंगा में पानी की उपलब्धता बहाव वर्ष पर्यंत बना रहे, इसके लिए हमने एक नोटिफिकेशन इशू करके सारे जितने भी डैम ओनर्स थे उन सब से कहा कि इतना पानी आपको, ये गंगा के अधिकार का पानी है, उतना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर बांध नहीं थे, इसलिए इस तरह की परिस्थितियाँ, इस तरह का आदेश यमुना जी को लेकर के नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन अब जब ऊपर बांध होगा, पानी का स्टोरेज कैपेसिटी होगी, तो कंट्रोल रिलीज यमुना के हिस्से का पानी यमुना को भी मिलेगा। अब तक हम जो उसको रोक रहे थे, उससे ज़्यादा पानी जब रहेगा तो निश्चित रूप से जब प्रवाह होगा, जब पानी बहेगा, तो पोल्यूशन अपने आप, पोल्यूशन को दूर करने की जो परियोजनाएं चल रही हैं वो एक तरफ, लेकिन साफ पानी जब और बहेगा, क्वांटम बढ़ेगा, तो पोल्यूशन अपने आप निश्चित रूप से समाप्त होगा। रोशन जी, सुनो जी, एक सवाल मेरे मन में आया अभी
कि आपने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है वो करीबन 412 करोड़ और 200 बिलियन डॉलर हुआ है। अगर आपने पिछले खबरें देखी होंगी तो कैश ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा हुआ है, तो ये क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहा है और कैश ट्रांजैक्शन भी? पूरी देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। रिलेटिवली कौन ज़्यादा बढ़ रहा है? डिजिटल ज़्यादा बढ़ रहा है, कैश कम बढ़ रहा है? अगर डिजिटल पे थ्रस्ट नहीं दिया होता तो इतना कैश बढ़ रहा होता, इकोनॉमी तो इसी स्पीड से बढ़ रही होती ना। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। Thank you, sirs. We close the press conference now.